The UK has fallen into its largest recession on record, and that hard times were here and many more people are expected to lose their jobs. Hard times were coming, and what today's numbers show is that hard times are here. Hundreds of thousands of people have already lost their job, and sadly many more will. The last recession, the great financial crisis of 2008-9, saw a worse 3-month fall of just over 2%. Go back the entire history of official calculations and there's never been a fall bigger than 3%. The Bank of England says the UK economy is in for another tough few months, but it believes that the impact of coronavirus, the size of the economy, the GDP, is expected to shrink by 4.2%. Employment rate is likely to peak at 7.8% by the middle of the year. दोस्तों 31 जनवरी 2020 रात को 12 बजते ही यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, वो यूरोपियन यूनियन से अपनी 47 ईयर्स का रिलेशनशिप तोड़ के एक पब्लिक रेफरेंडम के जरिए पूरी तरह से अलग हो गया। और इस अलग हो जाने की कैंपेन को हम ब्रेक्जिट कहते हैं। अगर आपको ब्रेक्जिट के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो है, या फिर चैनल में जाके आप सर्च कर सकते हैं। इसका वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा, आप उसको भी ज़रूर जाके देख लीजिए। तो ये ब्रेक्जिट तो हो गया, पर इससे क्या असर पड़ा पूरी दुनिया पे, हमारे देश पे और खुद यूके पे, चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। दोस्तों ये ब्रेक्जिट तो हो गया, पर अभी तक यूके ने ब्रेक्जिट के रिलेटेड कोई भी डिसीशंस नहीं लिए, कोई भी नेगोशिएशंस यूरोपियन यूनियन के साथ अभी तक ठीक से नहीं बनाया गया। और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि यूके एक इमर्जिंग कंट्री है और उसकी इकोनॉमी को डाउन होना मतलब पूरी दुनिया पे उसका पूरा असर पड़ना होता है। दोस्तों ब्रेक्जिट जैसे ही हुआ, यूनाइटेड किंगडम में लगभग 1,90,000 लोग जो यूरोपियन यूनियन की दूसरे कंट्रीज से बिलोंग करते थे, उन्होंने यूके छोड़ दिया अचानक से। तो क्या हुआ, यूके की इकोनॉमी में शार्प फॉल आया। यूरोप की दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले यूके की इकोनॉमी गिरने लगी। इन्फ्लेशन है वो पुशअप कर गया। यूके की जो लेबर मार्केट है बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई। जो यूरोपियन यूनियन के वर्कर्स थे उसमें इनफ्लो आउटफ्लो में बहुत बड़ी वेरिएशन देखने को मिली। आज पर द गार्जियन रिपोर्ट 2021 में यूके की जो एक्सपोर्ट है 14% तक कम हो गया था। जो ट्रेड के 4 सेक्टर्स हम मानते हैं, लेबर, कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें भी भारी मात्रा में डैमेज हो गया। तो मोटा मोटी कह सकते हैं कि ये सीधे तरीके से पहली बार जब ब्रेक्जिट हो गया तो इस तरह के का इफेक्ट जो है यूके में पड़ने लगा। मतलब जो सारे यूरोपियन यूनियन से जितने भी दूसरे 27 कंट्रीज़ हैं उसमें से जो लोग आके काम करते थे, अचानक से उन्होंने यूके छोड़ दिया तो भारी डैमेज हो गया। एकदम से डाउनफॉल हो गया। जो वर्कर्स का डाउनफॉल होता है, वर्कर्स का डाउनफॉल हो गया और इसमें बहुत भारी मात्रा में यूके की इकोनॉमी डैमेज हुई। तो बात करते हैं कि पूरी दुनिया पे इस पर क्या असर पड़ता है। देखिए दोस्तों, हम एक ग्लोबलाइज इकोनॉमी में रहते हैं। हर कंट्री एक दूसरे के साथ रिलेट करता है, ट्रेड करता है, तो तभी पूरी दुनिया आगे चलती है, इकोनॉमी आगे चलती है। अगर दुनिया के किसी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है, इकोनॉमी बेसिस पे, ट्रेड बेसिस पे हो, पॉलिटिकल बेसिस पे हो, तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है, दूसरे कंट्रीज़ पे पड़ता है, जो कि यहाँ पर भी हुआ। तो ब्रेक्जिट होते ही, यूरोपियन यूनियन से अलग होते ही ट्रेड बैरियर बढ़ने लगे यूके की तरफ से पूरी दुनिया के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसपोर्ट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। जो माइग्रेशन फ्लो होता है उसमें भी बहुत बड़े रिस्ट्रिक्शंस दिखने लगे और इमिग्रेशन में तो बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे। इमिग्रेशन में भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस दिखने लगे। एक तरह से कह सकते हैं पूरी दुनिया के लिए यूके ने अपने दरवाजे कुछ हद तक बंद कर दिए, ताकि लोगों का आवन जावन जो है वो थोड़ा थम हो जाए, थोड़ा धीमा हो जाए। जैसे मैंने कहा था पहले कि जैसे यूरोपियन यूनियन की दूसरे कंट्रीज़ के सारे जो वर्कर्स से चले गए और यहाँ पे अचानक से बंद कर देने से दूसरे कंट्रीज़ जो है, यू की कंट्रीज़ नहीं, एशिया के हैं, अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं, वो लोग भी जो आते थे यूके में काम करने आते थे, बसने आते थे, पढ़ाई करने आते थे, उनमें भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे। तो ये भी यूके की इकोनॉमी को इफेक्ट करने लगा। अब बात करते हैं हमारे देश पे क्या इसका इफेक्ट पड़ा, इंडिया पे क्या इसका इफेक्ट पड़ा। दोस्तों एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, ब्रिटेन इज़ द गेटवे टू यूरोप।
क्योंकि इंडियंस के लिए यूके को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है उनका लैंग्वेज। यूके में लोग इंग्लिश में बात करते हैं, उनकी मदर टंग इंग्लिश है, और हमारे देश में इंडिया में लोग भी इंग्लिश बहुत अच्छे से समझते हैं, लिख पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए वहाँ पे ट्रेड करना हो, पढ़ाई करना हो, बसने जाना हो, जॉब करना हो, बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम इंग्लिश बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने आप को कंपेयर करें, चाइना हो, जापान हो, जर्मनी हो, इनके साथ अगर हम कंपेयर करें तो हम उनसे बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं। जापान में तो वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, चाइना में वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, पर हम इंटरनेशनली ग्लोबली अपने आप को अच्छे से एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। और ब्रिटेन जो है हमारे लिए एक लैंग्वेज बैरियर जो है हमारे लिए वो नहीं बैठता। आज पर रिसर्च दोस्तों 850 से ज़्यादा इंडियन कंपनीज अभी यूके में काम करती है, यूके में ऑपरेट कर रही हैं, जैसे कि HCL, इन्फोसिस, माइंडट्री, विप्रो, TCS और भी बहुत सारे छोटे बड़े कंपनीज जो इंडियन कंपनीज है वहाँ पे ऑपरेट करती है। और इनके साथ साथ बहुत सारे फार्मा कंपनीज जो मेडिसिन बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, वो सारे कंपनीज भी वहाँ पे ऑपरेट करती है। दोस्तों इंडिया वॉज द हाइएस्ट FDI इन्वेस्टर इन लंडन 2018 एंड 4th लार्जेस्ट इन 2017। तो दोनों देश एक दूसरे के साथ अच्छा हेल्दी बिजनेस एंड ट्रेड रिलेटेड रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। दोस्तों 2019 में इंडियन ओन्ड जो कंपनी यूके में काम करती है, उन्होंने 48 बिलियन पाउंड का रेवेन्यू जनरेट किया था, ये रिसर्च कहती है। अब अभी ये सब बातें तो हो गई, कितनी सारी कंपनीज काम करती है, हमें कितनी प्रॉफिट होती है, हम कितना प्रॉफिट उनको देते हैं। अभी ब्रेग्जिट तो हो गया ना, ब्रेग्जिट होने के बाद अभी जो यूरोप से अलग हो गया पूरी तरह से यूके, तो ब्रेग्जिट होने के बाद ये जो सारी कंपनीज हैं इनके ऊपर बहुत सारे बैरियर लग जाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से अगर कहें तो टैक्सेस बढ़ जाएंगे, यूके अपनी खुद के टैक्सेस लगाएगा, अपनी पॉलिसीज़ लगाएगा। तो इस सब से घबरा के बहुत सारी कंपनी जो है बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में शिफ्ट हो जाएंगे, या तो फिर अपनी दूसरी यूनिट्स बनवा लेंगे यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में, या फिर आप कह सकते हैं नीदरलैंड में बना सकते हैं। यूके अपनी पॉलिसीज़ थोपने लगेगा इन कंपनियों के ऊपर, अपनी जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ है, ड्यूटीज़ है लगाएगा उनके प्रोडक्ट के ऊपर। चीज़ों के जो प्राइसेस हैं, जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं, उनके हिसाब से बढ़ने लगेंगे। तो ये सारी कंपनीज़ के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है आगे चल के। आज पर एक्सपर्ट्स इंडिया की जो टेक कंपनीज़ है वो इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करेंगी फार्मा कंपनीज़ के मुकाबले, और फार्मा कंपनीज़ के साथ साथ जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ है वो भी बहुत सफ़र करेंगी, जैसे कि जागुआर हो गया, लैंड रोवर हो गया। ये सारी कंपनीज़ को टाटा ओन करती है, जिसके को फाउंडर है रतन टाटा, आपको पता ही होगा, जो कि इंडियन कंपनी है। जो व्हीकल्स बनाने वाली ऑटोमोबाइल कंपनीज है वो यूरोप की मार्केट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और यूरोप से पूरी तरह से रिलेशनशिप टूटने के बाद इस जो कंपनीज़ हैं इनके प्रोडक्ट पे यूके अपनी टैरिफ्स लगाएगा, ड्यूटीज़ लगाएगा, टैक्स इम्पोज करेगा, तो चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और बैरियर इतना हो गया है कि यूरोप से दूसरे लोग जो डायरेक्ट आके परचेस कर पाते थे वो भी बंद हो जाएगा। तो ये सारी कंपनीज़ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। ठीक उसी तरह इंडिया की जो फार्मा कंपनीज है ये भी बहुत सफ़र करेंगी, क्योंकि मेडिसिन कंट्रोल कंपनी जो है, जो मेडिसिन की सेल परचेजेस को कंट्रोल करती है, वो यूरोप को शिफ्ट हो जाएंगी, यूरोप की दूसरे कंट्रीज़ को शिफ्ट हो जाएंगी, या तो फिर आयरलैंड में शिफ्ट हो जाएगी। आयरलैंड अभी भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, क्योंकि बिजनेस तो वहाँ पे ज़्यादा है, यूरोप के मार्केट में एक्सेस बहुत ज़्यादा है, मार्केट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत बड़ा है। सो यूके को जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, जो अपनी दूसरी टैक्सेशन पॉलिसीज़ है, ड्यूटीज़ की पॉलिसीज़ है, बहुत बारीकी से चेंज करनी पड़ेंगी अगर इस कंपनीज़ को अपनी कंट्री में रोकना चाहते हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और आगे चल के ये सारी चीज़ें उनकी इकोनॉमी को और ज़्यादा हैम्पर कर सकता। तो ऐसा नहीं कि यूके ने इसके लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं निकाली, कोई स्टेप्स नहीं लिए। दोस्तों 1 फरवरी 2020 को यूके ने ग्रेट रेडी टू ट्रेड नाम का एक कैंपेन शुरू किया था। एक्चुअली इसका एम था कि यूके को एक FDI हब बनाना है और दूसरे कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ट्रेड रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप बिल्ड करना है, जिसमें 13 कंट्रीज़ के 18 इन्फ्लुएंसिंग सिटीज़ को ऐड किया गया था, जैसे हांगकांग हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ऐसे कंट्रीज़ को ऐड किया गया था। इंडिया की तरफ से मुंबई भी शामिल हुआ था। दोस्तों इन 2019 2,84,721 स्टूडेंट्स को स्टूडेंट वीज़ा मिला था। 2022 के एंड तक ये बढ़ के 4,86,868 तक पहुंच गया, जो है 71% इंक्रीमेंट है, और ये नंबर बहुत बड़ा है। दोस्तों एक बार यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंडिया में आए थे, उन्होंने कहा था इंडिया हैज़ बिकम नंबर 1 सप्लायर ऑफ ओवरसीज स्टूडेंट्स टू यूके।
He also talk about free trade agreement with India. So UK has to think about this in detailing, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इंडिया से UK में पढ़ने जाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, तो एजुकेशन के हवाले से UK को बहुत बड़ा मुनाफा हमारे देश से होता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले UK को एक बार सोचना पड़ेगा कि अपनी पॉलिसीज़ को किस तरह से यूज़र फ्रेंडली बनाए है हमारे देश के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए। और स्टूडेंट वीज़ा के साथ साथ अगर हम वर्क वीज़ा की बात करें तो दोस्तों जून 2022 के एंड तक 1,03,000 इंडियंस को जो है वर्क वीज़ा मिला था UK की तरफ से, जो कि 148% इंक्रीमेंट है पिछले साल के मुकाबले। ठीक इसी तरह लाखों में स्किल्ड इंडियन लेबर जो है, वर्कर जो है इंडिया से जाते हैं UK में काम करते हैं, UK में जाके अपनी सर्विस देते हैं, रेवेन्यू जनरेट करवाते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बड़ा मैन पावर हम अपने देश से उनके वहाँ पे भेजते हैं। तो इसके बारे में भी UK को बहुत अच्छे से बारीकी से सोचना पड़ेगा। दोस्तों अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो UK और EU की रिलेशनशिप कभी अच्छे से बिल्डअप ही नहीं हो पाई। इन 47 ईयर्स में UK और EU के बीच बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले हैं। UK में EU को छोड़ने की डिमांड बहुत पहले से आ रही है। UK 5 जून 1975 को EU से एक पब्लिक रेफरेंडम के जरिए मिला था और अलग भी एक पब्लिक रेफरेंडम के जरिए ही हो गया। मतलब मोटा मोटी कहे तो ये ब्रेक्जिट का जो प्रोसेस था ये तो आज नहीं तो कल होना ही था। अब इस चीज़ को लेकर दूसरे कंट्रीज अपना रोना रोएंगे तो फिर कैसे होगा। बट प्रॉब्लम ये हो गई UK की जो गवर्नमेंट है, ये पोस्ट ब्रेक्जिट का जो बैड इफेक्ट है उससे उसको काउंटर करने के लिए जो प्री स्टेप्स लेने चाहिए थे उसमें उन्होंने चूक कर दी। अभी तक UK ने यूरोपियन यूनियन से ट्रेड रिलेटेड कोई भी डिस्कशन नहीं किया है और ये सच में सोचने वाली बात है। अब आप इतनी सारी बातें सुन के ये कहेंगे अगर इस ब्रेक्जिट की वजह से इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है तो UK फिर से क्यों नहीं यूरोप से जाके मिल जाता, फिर से क्यों यू टर्न नहीं ले लेता। दोस्तों ब्रेक्जिट का जो रेफरेंडम हुआ है ये कोई पार्लियामेंट से निकला हुआ लॉ नहीं है कि इसको बदला नहीं जा सकता या फिर इसमें बहुत सारे प्रोसेस लगेंगे। ये सरकार के हाथ में है, सरकार चाहे तो फिर से यू टर्न लेके फिर से यूरोप से मिल सकता है। पर कंजर्वेटिव पार्टी ऐसा नहीं करेगी। नए प्राइम मिनिस्टर जो बने ऋषि सुनक वो भी ऐसा नहीं करेंगे। इसके बहुत बड़े रीज़न है। इस ब्रेक्जिट को लेके 5 साल में 6 प्रधानमंत्री चेंज हो गए हैं ब्रिटेन में। तो ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, एक इमोशन है जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों के साथ चल रहा है। अब एक जब ब्रेक्जिट के रेफरेंडम को ना मान के फिर से UK जाके EU से मिल गया तो ये लोगों के साथ धोखा होगा, विश्वासघात होगा और कंजर्वेटिव पार्टी ऐसा करेगी नहीं। अगर ऐसा किया तो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में हो सकता है कंजर्वेटिव पार्टी कभी पावर में ही ना आ पाए। अभी जो नए नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनक, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो डूबती हुई नैया को कैसे आगे लेके चलते हैं, ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ निकालते हैं जिससे UK की इकोनॉमी और आगे बढ़ती जाए, दूसरे कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड होते जाए, यूरोप से अलग होने के बाद भी UK की गाड़ी जो है फिर से पटरी पे आ जाए। दोस्तों कहावत है कि ब्रिटेन का सूरज कभी डूबेगा नहीं। जिस कंट्री को लेके हिटलर भी जलता था और कहता था कि एक कंट्री कैसे दुनिया की 1/3 लोगों पर राज कर सकती है, आज वो कंट्री की नैया डूब रही है। आपको क्या लगता है सिर्फ ब्रेक्जिट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है? नहीं दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने ब्रेक्जिट को एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया है UK की इकोनॉमी को और डाउन करने के लिए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि रसिया यूक्रेन का वॉर हो गया, या फिर UK की अपनी कंट्री की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, या फिर कोविड की मार हो गई, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा लिए गए सही गलत फैसले हो गए। इसकी वजह से UK की इकोनॉमी डाउन होना शुरू हो गया और ये डाउनफॉल तो 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस से ही शुरू हो गया था। अभी इस बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, किसी और वीडियो में इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।